हम लोग एएनएस क्लासेस के अंतर्गत लेके आए हैं एनसीईआरटी जिस्ट ईवीएस क्लास 4 के लिए, जो हमारा सी टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपका सी टेट के एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की बुक से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ समरी बनाई गई है, आप उसको एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके बहुत ही काम आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ये देखिए, जो चैप्टर वाइज यहाँ पर चैप्टर से ही रिलेटेड लिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर्स के नाम नहीं डाले हैं, सीधे सीधे आपके पॉइंट में बातें कर दी हैं। आप एक बार इनको बस गो थ्रू हो लीजिए और आपके कई क्वेश्चन इसी से आपके बन जाएंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा असम में बारिश होती है, ये हम सभी जानते हैं। असम में बारिश की वजह से कई जगहों पर क्या होता है, घुटनों तक पानी भर जाता है। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, बांस और रस्सी से बने हुए पुलों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे जो हैं अपने स्कूल जाने के लिए, या कई जगह ऐसी हैं हमारे देश में जहाँ पर बच्चे इस तरह के पुलों का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह से लद्दाख में चौड़ी और गहरी नदियों को पार करने के लिए लोहे की ट्राली का प्रयोग किया जाता है। ये लोहे की ट्रॉली आपका वही है जिसको हम लोग रोप वे बोलते हैं। तो इसी तरह की आपकी एक टेम्प्रेरी बेस पे बनाई गई लोहे की ट्रॉलियाँ होती हैं, जो लद्दाख में बहुत चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती हैं, घाटियाँ होती हैं, उनको क्रॉस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इनमें नदियों के आर पार जाती हुई ये जो ट्रॉली होती हैं, इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो बांधने के लिए क्या होता है कि बहुत ही मजबूत लोहे की रस्सी का प्रयोग किया जाता है, और वो दोनों तरफ हमारे पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांध दी जाती हैं। इस रस्सी पर ट्रॉली जो होती है वो आपकी पुली यानी कि घिरनी के ऊपर हमारी सरकती रहती है, और एक जगह से दूसरी जगह पर हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो पहुंच जाती है। पुली और घिरनी की सहायता से किसी भी वस्तु को खींचना बहुत ही अधिक आसान होता है। तो ये हम लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि पुली हमारा क्या होता है, एक मशीन होती है जो हमारा किसी भी चीज़ को खींचने का काम, जो हमारा बल होता है उसको कम कर देती है। ठीक है। केरल के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ कुछ भागों में नदी आदि को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वल्लम क्या चीज़ होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा सकता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वल्लम। तो वल्लम हमारा क्या होता है, एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव होती है जिसका यूज़ हमारा किस लिए किया जाता है, नदी को पार करने के लिए किया जाता है। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। मैदानी इलाकों जैसे हमारा जो यूपी हो गया, जहाँ पर आपका रेगिस्तानी इलाका नहीं है, वहाँ पर हम लोग एक जगह से दूसरी जाने के लिए गाँव में खास तौर से बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाँव में ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। वहाँ बैल की जगह पर ऊँट को लगा दिया जाता है। जुगाड़ गाड़ी हमारे यहाँ गाँवों में या हमारे छोटे शहरों में देखने को बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है। जिसका अगला भाग जो होता है वो मोटर बाइक का बना होता है, और पीछे का भाग जो होता है वो लकड़ी से बना होता है। जुगाड़ क्या होता है, पुराने बचे हुए यहाँ बजे लिख गया है, बचे हुए सामान के इस्तेमाल से बनाई जाती है। ठीक है। हालांकि ये इसको डग्गा मार वाहन भी हम लोग बोलते हैं। भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत घना जंगल पाया होता है। कई बार बच्चों को इन घने जंगलों से होकर पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे इलाके हमारे ख़ास तौर से जो असम का इलाका है और जहाँ पर हमारा जंगली इलाका है, वहाँ पर बच्चों को बहुत ही बीहड़ वाले जंगलों से होते हुए स्कूलों में जाना पड़ता है। बर्फीली इलाकों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर और पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी है तो हम फिसल भी सकते हैं। तो ये आपको सिंपल सी एक बात बताई गई है, जहाँ जहाँ पर आपका बर्फीली जगह होते हैं, बर्फीली जगहों पर जब आप घूमने के लिए जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर पैरों को धंसाकर चलना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ अगर आपकी जमी हुई होती है तो उससे फिसल भी सकते हैं और ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा, ये जो ब्लू लाइन में आपके जो लिखे गए हैं, ये ब्लू लाइन में ज़्यादातर वो चीज़ें लिखी गई हैं जो आपकी पेडागोजी से रिलेटेड हो सकते हैं क्वेश्चन। तो आप इनको बेसिकली देख लीजिएगा, क्योंकि ब्लू लाइन से जितना भी ब्लू कलर से जितना भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा पेडागोजी बेस्ड है, जो आपकी बुक से ही उठाई गई हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों की चर्चा करें। तो ये आपको बच्चों को बताना चाहिए कि हमें किन किन साधनों का प्रयोग करके जो है वो हम स्कूल जाते हैं, या बच्चों से इस तरह की, आप किससे आते हो, साइकिल से आते हैं, तो कुछ बच्चे पैदल आते होंगे, कुछ बच्चे किसी
ऑटो या टेम्पो करके आते होंगे, तो बहुत सारी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करें, तो ऐसे कौन कौन से साधन हो सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बच्चों से चर्चा की जा सकती है। जैसे बैलगाड़ी हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ठीक है, घोड़ा गाड़ी हो गई, ये सारे ऐसे वाहन हैं, या साइकिल की बात कर लें तो ये हमारे पर्यावरण को ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह के साधनों की चर्चा बच्चों से करवाई जा सकती है। स्कूलों में सज़ा देने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ बातचीत करनी चाहिए। सज़ा देने का मतलब ये है कि बहुत ही कठिन अनुशासन नहीं होना चाहिए। हम लोग बाल विकास में भी सारी चीज़ें पढ़ते रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो हमारा अनुशासन होना चाहिए वो कठोर ना होकर संवेदनशील होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, उनसे मारपीट नहीं करनी चाहिए, मारपीट तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को हमेशा अपने आप उनके आत्म अनुशासन के लिए प्रेरित करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं स्कूल आने से उनको डर नहीं लगता है, ना ही टीचर के प्रति उनके अंदर घृणा की भावना भी जागती है। इसी तरह से आपका क्या है, पक्षियों के, अब यहाँ पर जो है ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसमें पक्षियों के बारे में ज़्यादातर बातें की गई हैं। बहुत सारे जानवरों के बारे में बात की गई है, उनके कुछ विशेष अंगों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं। हम लोग जब भी पक्षियों को देखते हैं तो उनके कान में बेसिकली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके पास उनके दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से हमारे पक्षी जो हैं एक दूसरे की आवाज़ को या हमारी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं। छिपकली के कान भी छोटे छेद के जैसे होते हैं। मगरमच्छ के कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। शिक्षक को जानवरों के बारे में दी गई जानकारी पर चर्चा करनी चाहिए। जब भी शिक्षक कुछ जानवरों के बारे में कुछ बता रहा हो तो उनके ऊपर स्पेशली चर्चा करनी चाहिए। उनको उनके जैसे जानवर कहाँ पर क्या खाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर बच्चों से डिस्कशन करना चाहिए। इससे बच्चों को अंदर जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। शिक्षकों को डायनासोर से मिलते हुए जानवरों के नाम, क्योंकि जब आप जानवरों के बारे में बताते हो जानवरों के विकास के बारे में भी बताया जा सकता है, तो शिक्षकों को जानवरों से मिलते हुए डायनासोर से मिलते हुए जानवरों के बारे में बच्चों से पूछना चाहिए। तो इसमें वो लोग आपका मगरमच्छ का नाम बता सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल को बोल सकते हैं, छिपकली भी बोल सकते हैं, और भी कई ऐसे हमारे जानवर होते हैं जिनके बारे में वो बता सकते हैं कि भाई ये जानवर जो हैं वो डायनासोर से मिलते जुलते हैं, और उनके उनके अंगों और उनकी चीज़ों के बारे में शिक्षक उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके के नाम बता सकते हैं, अपनी समझ के हिसाब से वो अलग अलग नाम बता सकते हैं। तो बच्चों को ऐसे उत्तरों के सभी उत्तरों को जो है सही माने, उन्हें ये ना बताएं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। उनको उनको समझाने की कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ नहीं भी होती तो उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ये चीज़ कैसे हमारे डायनासोर से अलग है या दूसरे जानवरों से अलग है। यहाँ हाथी की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक में हाथियों के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो वो पूरा डिस्कशन यहाँ पर आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाथी अपने झुंड के साथ रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ज़्यादातर हाथी जो होते हैं झुंड के साथ में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। बड़े बड़े जो नर हाथी होते हैं वो मेल जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं वो हमारे झुंड से अलग रहते हैं ज़्यादातर। तो झुंड में हमारे पास हथनियाँ और बच्चे ज़्यादा होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपका जो है सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही एक साथ रहते हैं और फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यानी कि 14 से 15 साल तक वे झुंड के साथ में रहते हैं, उसके बाद वे अकेले रहना पसंद करते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये आपका एक पॉइंट हो जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और वह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, उसे गर्मी भी बहुत लगती है, इसलिए वो पानी में और कीचड़ में खेलने पर मतलब कीचड़ में उसे जाना ज़्यादा पसंद होता है। वह अपने कानों को भी पंखे की तरह यूज़ कर सकता है। गर्मी लगने पर वो अपने कानों को पंखे की तरह हिलाकर हवा करता है। हाथी परेशानी में आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए दूसरों का साथ भी देते हैं। मतलब ये जो हाथी होते हैं ये एक तरीके के सामाजिक प्राणियों की तरह बिहेव करते हैं, जो अपने झुंड में आने वाले सभी जानवरों और सदस्यों की रक्षा भी करते हैं, उनके खान पान का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है।
फिर जो आपका 21 पॉइंट है, ये इसमें विश्नोई जाति के बारे में बात की गई। विश्नोई जाति आपकी राजस्थान में पाई जाने वाली एक बहुत ही फेमस जाति है। ये जाति, इस जाति के लोग जो होते हैं वो पेड़ पौधों को भगवान की तरह पूजते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव था, मतलब खेजड़ी गांव था, जहां पर आज से 300-400 साल पहले बहुत जंगलों को काटने के लिए लोग खड़े हो गए थे। तो तभी से इस जाति का नाम फेमस भी हुआ है। जहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में विश्नोई जाति के लोग पेड़ों और जानवरों को बहुत पवित्र मानते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। ये बात तो मैंने पहले बता दी है। इसलिए रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर किसी भी बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारे देश में शिकार करना अपराध है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि कई सारे जानवरों को मारना हमारे यहाँ अपराध है, ठीक है। और उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा के नियम भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत ही कम लोगों को सज़ा मिल पाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई कई बड़ी हस्तियाँ जो हैं इस अपराध में सज़ा पा चुके हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। विश्नोई जो खेजड़ी गांव की यहाँ पर बात की गई थी, तो उसी में जो खेजड़ी के पेड़ के पाए जाते थे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका कोई पेड़ रेगिस्तान में पाया जाएगा तो वो पानी की उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वरना वो वहाँ पर नहीं चल सकता है। इस पेड़ की छाल जो होती है वो दवा बनाने के काम में आती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, साथ ही साथ इसके फलियों की सब्जियाँ भी बनाई जाती हैं। इसके पत्तियों को जो है वहाँ के जानवर खाते हैं और इसमें छाया में जो है बच्चे खेलते हैं। तो कुल मिला के खेजड़ी जो पेड़ है वो हमारा रेगिस्तानी इलाकों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेड़ हो जाता है, जो वहाँ के लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं हमेशा यूज़ करते रहते हैं। बच्चों को बड़ों से जानवर और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब बच्चों से आप कह सकते थे अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने घर में जाकर जानवरों और कीड़ों के मकोड़ों के बारे में जानने की कोशिश करें कि उनके घर में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, या उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन वो कर सकते हैं। उन्हें इंकरेज करना चाहिए इस चीज़ के लिए। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पक्षियों की संख्या हमारे यहाँ कम हो रही है। जैसे हम लोगों के टाइम में जो था गिद्ध, हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने बचपन में अपने गिद्ध देखा होगा, लेकिन करंट टाइम में हम लोगों ने गिद्ध नहीं देखा है। इसी तरह से अभी तक हम लोग गौरैया नाम की जो चिड़िया हम लोग देखते घरों में हमारे पास आसपास आती रहती थी। गौरैया चिड़िया पहले बहुत देखने को मिलती थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में वो लगभग ना के बराबर ही दिखती है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आपने ये चिड़िया कितने दिनों से नहीं देखी, ये पक्षी कितने दिनों से नहीं देखा। इस तरह से उनको बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे किस तरह पक्षी जो हैं वो हमारे प्रभावित हो रहे हैं इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के ख़राब होने की वजह से। फिर यहाँ पर जो बात की गई है वो अनीता कुशवाहा। एक्चुअली यहाँ पर कई सारे लोगों के बारे में डिस्कशन किया गया है जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के थ्रू जो है अपनी ज़िंदगी बदल ली है। तो अनीता कुशवाहा एक ऐसी लड़की है जिसे गर्ल स्टार कहा गया है। गर्ल स्टार इसलिए कहा गया है, गर्ल स्टार उन लड़कियों की कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली, मतलब जिन्होंने स्कूल जाकर जिनकी ज़िंदगी बदल गई है। मतलब ये एक बच्चों को एक इनकरेज करने वाली आपकी जो कहानी है, जिसकी वजह से बच्चों को इंकरेजमेंट मिल सकता है या उनको हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो स्कूल आएँ, क्योंकि स्कूल आने से उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती थी। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है बोचाहा गांव कहाँ है, मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ है, अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली थी, या इनसे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है। वह मधुमक्खी पालन का काम करती थी, ठीक है। मतलब वो मधुमक्खी पालन का काम करती है और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती थी। मतलब वो ट्यूशन देती थी कुछ स्कूल के बच्चों के। उसके माता पिता उसे स्कूल जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन एक टीचर के समझाने पर वो स्कूल उनको जो अनीता को जो है वो स्कूल भेजने लगे। देखो यहाँ पर इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों को स्कूल लाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी टीचर्स को स्कूल चलो अभियान और इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वो गांव के या शहर के जो हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको स्कूल लाने के लिए प्रेरित कर सकें, इनक्रेज कर सकें। तो ये पॉइंट यही समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपका बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है,
ट्यूशन पढ़ाकर अनीता को जो पैसे मिलते थे, अनीसा उससे अपनी पढ़ाई करती थी, आगे की पढ़ाई मतलब जब जो 6 के बाद की पढ़ाई थी उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो ट्यूशन पढ़ाकर उसने पैसे इकट्ठे किए और उसने आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखी। ट्यूशन पढ़ाने में अनीता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, सामना मतलब ये था कि जब वो ट्यूशन पढ़ाती थी तो गांव के जो और बच्चे थे वो जो थे उससे देखिए, एक तो मेंस वाली बात आ गई कि वो लड़के नहीं चाहते थे कि वो लड़की होकर पढ़ाए। दूसरी बात ये थी कि उन कई सारे ऐसे लोग थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे जिसकी और अनीता के पास बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, तो इस बात से वो लोग नाराज़ हो गए थे। तो उन्होंने कई बार बच्चों को डांटा कि तुम उसके पास पढ़ने मत जाओ। इस तरह की कहानी आपकी जो है एनसीईआरटी में दे रखी है। लेकिन बाद में उसके पास बच्चे आने लगे और वो अपनी ट्यूशन कंटिन्यू करने लगी। ट्यूशन पढ़ाने में भी अनीता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना पड़ा। ये हो गया आपका। अनीता ने एक एमएसएमई के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया जिसमें वे अकेली लड़की थी। देखो एमएसएमई की बात यहाँ पर आई है, माइक्रो स्मॉल समथिंग, ये आपका जो रहता है एमएसएमई आपका जो सूक्ष्म कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए हमारे पास एक संस्था है एमएसएमई नाम से, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो अनीता ने एक एमएसएमई के कोर्स में भाग लिया, ठीक है, जिसमें वो अकेली लड़की थी। एमएसएमई में बहुत सारे हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे कोर्सेज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो उसमें मधुमक्खी पालन का कोर्स अनीता ने चूज़ किया था। तो उसमें वो केवल अपनी वो अकेली लड़की थी जिसने इस तरह का कोर्स चूज़ किया था, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ये अनीता की कहानी से हम लोगों को पता चला है। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय यही होता है। अनीता द्वारा मधुमक्खी पालन किया गया वो लीची के बाग में किया गया, क्योंकि जिस जगह पर अनीता रह रही थी वहाँ पर लीची के बाग बहुत सारे होते थे। इसलिए अनीता ने जो मधुमक्खी पालन का जो काम शुरू किया वो लीची के बाग से स्टार्ट किया था। बच्चों को बड़ों से जानवर और कीड़ मकोड़ों के बारे में ये तो पीछे आ गए हम लोग। बच्चों को यहाँ वाद विवाद होगा। बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी भी बात के विभिन्न पहलुओं को सोचने और समझने का मौका मिलता है। वाद विवाद एक कंपटीशन आपका हो सकता है जिसमें एक बच्चा जो है पक्ष में किसी टॉपिक के पक्ष में बात करता है तो दूसरा बच्चा है उस टॉपिक के विपक्ष में बात करता है, उसके निगेटिव पॉइंट्स को बताने की कोशिश करता है। इस बात से इस तरह की प्रतियोगिताएं कराने से बच्चों के अंदर जो हैं किसी भी चीज़ के लिए सही और गलत दोनों पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर विकसित हो सकते हैं। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को हर एक बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना व्यू रखने के लिए ज़रूर इनकरेज करें, उसे प्रोत्साहित करें, क्योंकि बच्चों की बातों को इम्पोर्टेंट देंगे तो बच्चों को लगेगा कि वो क्लास में इन्वॉल्व है और उन्हें मज़ा भी आएगा पढ़ने में। आरटीई अधिनियम 2009, इसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ये हम लोग बाल विकास में भी पढ़ चुके हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें। बच्चों को बता सकते हैं या टीचर इन कई सारी योजनाओं के बारे में पता करके बच्चों को बता सकता है। कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। बच्चों को बताएं कि कौन कौन से काम वो चूज़ करके अपनी आगे की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते, अनीता की कहानी ही चल रही है तो उसी में आपका मधुमक्खी के छत्ते के बारे में यहाँ पर बात हुई है कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। मतलब मधुमक्खी क्या होती है, हमारी सामाजिक एक उनके पूरा एक सोसाइटी बनी होती है, समाज होता है जिसमें वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। नर मक्खियाँ होती हैं लेकिन वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। छत्ते में बहुत सारी श्रमिक चींटियाँ होती हैं। श्रमिक चींटियाँ जो मेहनत का काम सॉरी यहाँ चींटियाँ लग गया है, यहाँ पर श्रमिक मक्खियाँ होगा। चींटियों के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये चींटियाँ नहीं हैं, यहाँ पर मक्खियाँ होगा। मैं इसको एक बार सही कर दे रहा हूँ। ये आपका जो है गलत लिख किया है, यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं आपका, ठीक है। तो इसको मधुमक्खियाँ कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी कोशिश की थी कि प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आगे देखिए आपके पास जो मिल रहे हैं यहाँ पर श्रमिक चींटियाँ होती हैं बहुत सारा। ये दिन भर हमारे क्या करती हैं, कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। ख़ास तौर से क्या काम करती हैं, ये फूलों का रस निकालने का काम करती हैं, ठीक है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, डांस करती है। ये एक तरीके का सिग्नल होता है बाकी मक्खियों के लिए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि रस कहाँ पर है, कहाँ पर उन्हें शहद बनाने के लिए रस मिल सकता है।
वे रस से शहद बनाती हैं। श्रमिक चींटियां आपके क्या होती हैं, रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी यही करती हैं और बच्चों को पालने और छत्ते में शहद इकट्ठा करने का काम भी इन्हीं मक्खियों का होता है। मतलब जो श्रमिक चींटियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम मधुमक्खी के छत्तों में करती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मक्खियाँ भूखी रह जाएंगी, क्योंकि मधुमक्खियाँ इसी शहद के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर शहद नहीं बनेगा तो मधुमक्खियाँ क्या होंगी, भूखी रह जाएंगी। ठीक है। इसी तरह से आपका क्या पास यहाँ सामाजिक प्राणी की बात की गई है। ठीक है, मधुमक्खियाँ सामाजिक प्राणी होती हैं, तो मधुमक्खियाँ हमारी क्या होती हैं, एक सामाजिक प्राणी होती हैं। चींटियाँ भी सामाजिक प्राणी होती हैं। इसी तरह से आपकी दीमक भी सामाजिक प्राणी होती हैं। ठीक है, चींटियों में भी एक रानी चींटियाँ होती हैं, सिपाही चींटियाँ होती हैं, श्रमिक चींटियाँ होती हैं। ठीक है, सिपाही चींटियाँ क्या होती हैं, वो बिल का ध्यान रखती हैं। श्रमिक चींटियाँ भोजन ढूंढने का काम करती हैं। जब भी हमारे आसपास कोई अकेली चींटी घूम रही होती है तो वो एक्चुअली क्या होती है, वो श्रमिक चींटी होती है। वो खाने को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इसी तरह से दीमक हो गई, ततैया हो गई, ये सभी भी क्या है, हमारे पास सामाजिक प्राणी ही होते हैं। आप लोग पॉज करके इनका नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, वरना आप इनको बस सुनते रहिए, आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक यात्रा विवरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी का उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको, बच्चों कई सारे बच्चे हैं जो एक विज़िट पर जा रहे हैं गुजरात से केरल में, और उसी में वो बहुत सारी डिस्कशन की गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका है गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड। ये तीनों जगह आपकी गुजरात में हैं। अहमदाबाद और गांधीधाम के बारे में हम लोग जानते हैं, वलसाड कंफ्यूज कर सकता है कभी, तो वलसाड आपका गुजरात में है। कोझीकोड, इसी तरह से जो कोझीकोड नाम की जगह है वो केरल में है। बच्चों को टिकट काउंटर और ऑनलाइन टिकट बुक करने के तरीके के बारे में बताएं, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर ट्रेन में जा रहे थे तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि उन्होंने किस तरह से टिकट खरीदे। ठीक है, तो बच्चों को जो स्कूल में हम लोग बच्चों को उनको ऑनलाइन टिकटिंग और टिकट काउंटर पर कैसे टिकट हम लोग परचेज़ करेंगे, कैसे वहाँ पर किस किस जगह के लिए कहाँ पर क्या चीज़ें रहती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताएं। हम बच्चों को एक ऑनलाइन टिकट और जो जनरल टिकट होता है उसका एक पोर्टफोलियो भी बच्चों को दिखा सकते हैं। वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए किए जाने वाले उपायों की चर्चा करें। तो देखो, वाहनों की वजह से बहुत सारा शोर होता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर हम बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं कि पेड़ लगा के बचा जा सकता है, वाहनों के अच्छे से मेंटेनेंस करके इस शोर को कम किया जा सकता है, या हमारे गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करके भी हम लोग वाहनों के शोर को कम कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल की बचत के बारे में किए जाने वाले उपायों की चर्चा करें। पेट्रोल और डीजल को कम से कम हमारा खर्च किया जाए, उसको भी हम बता सकते हैं कि भाई अगर आपको छोटी सी डिस्टेंस के लिए जाना है तो आप गाड़ियों का यूज़ ना करें। ठीक है, लंबी डिस्टेंस के लिए आप अगर जा रहे हैं तो आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। मीडियम डिस्टेंस के लिए आप अपना गाड़ियों का यूज़ कर सकते हैं, या हम शेयरिंग कर सकते हैं कि भाई कहीं अगर सेम जगह पर अगर दो लोग जा रहे हैं तो गाड़ी शेयर करें, अपनी अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं। तो ऐसे कई सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। बच्चों को बताएं कि रेलवे फाटक तभी पार करें जब आपका फाटक खुला हो। तो ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जब भी आपकी अनमैन्ड आपकी जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, जहाँ पर कोई भी मानव रहित जिसको रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं, वहाँ पर तो सबसे पहले आप गाड़ी देख लें कि भाई दाएं बाएं देख लें कि गाड़ी आ तो नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। और अगर आपका फाटक बंद है तो भी आपको जो है बच्चों को इस बात के लिए एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि जब फाटक बंद हो तब कभी भी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस ना करें, जब फाटक खुला हो केवल तभी वो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करें। उसके बाद आया है यहाँ पर जीके का कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियों पठारी इलाका है, तो बहुत ही छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारे आपकी सुरंगें बनानी पड़ी हैं और बहुत सारे पुल भी यहाँ पर बनाने पड़े हैं। कई जगह पे भारत के सबसे ऊंचे रेलवे के पुल भी इसी इलाके में बनते हैं। ये कोकड़ रेलवे नाम से इलाका मतलब ये जो रेलवे का आपका जोन माना जाता है, ये कोकड़ रेलवे के नाम से जाना जाता है। उदीपी रेलवे स्टेशन केरल में है। केरल के ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, भारत के किन राज्यों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि इतने राज्यों से ही आपका, जब आप गोवा से केरल जा रहे हैं, सॉरी गुजरात से केरल जा रहे होंगे, तो इन राज्यों से पहली बात तो आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यही डिस्कस यहाँ पर किया गया है कि जो केरल है वहाँ पर आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तो ये यहाँ पर आपका छोटा सा डिस्कशन है लैंग्वेज के बारे में। ये आपसे मिलाने वाले क्वेश्चन में पूछा सकता है कि जो लाइनिंग से आप मिलाते हैं क्वेश्चन ABCD करके, वो वाले क्वेश्चन में आपसे इनमें से क्वेश्चन बन सकता है।
कोट्टायम जगह केरल में है, कोट्टायम नाम की जो जगह है वो भी केरल में है, कोझिकोड आपका केरल में है। ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात बनती है, जो मलयालम भाषा में हमारा जो होता है वलियम्मा, वलियम्मा किसको बोला जाता है, माँ की बड़ी बहन को, जिसको हम लोग मौसी भी नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, अम्मू माँ हमारी क्या होता है, अम्मू माँ बोला जाता है, जो हमारी नानी होती हैं उनको अम्मू माँ बोला जाता है। ठीक है, अम्मू माँ बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अम्मू माँ आया है वो आपका माँ की जो माँ होती है उसके लिए बोला गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आपका बन रहा है, जो ये आपका है विभिन्न राज्यों के भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में बच्चों की मदद करें। बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह सकते हैं, जिससे वो न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, या अपने घर वालों बड़ों से पूछ कर वो इन सब चीज़ों के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का यूज़ किया जाता है। फेरी क्या होता है, एक बोट होता है जिस पर आपकी गाड़ियाँ यानी कार या साइकिल वगैरह रखकर भी लोग एक कॉर्नर से मतलब नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे पर पहुँचते हैं, या वहाँ पर हमारा क्या है, नदियों में भी आपका फेरी चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, टिकट लगता है उसके लिए भी, और वहाँ पर आराम से वो जाते हैं लोग। बच्चों को रेलवे टाइम टेबल दिखाएं, उसे पढ़ने में बच्चों की मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल के बारे में बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती हैं, क्योंकि रेलवे टाइम टेबल में आपका क्या है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे कहाँ पर पहुंची, कितने स्टेशन रास्ते में पड़े, कौन कौन से स्टेशन थे, वो कौन कौन से राज्यों में पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है केवल रेलवे टाइम टेबल को दिखाकर उनसे पूछ सकते हैं, उनसे इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने की में मदद करें। देखो, सुरक्षित पानी, रेलवे स्टेशन आपकी एक पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी आप रेलवे स्टेशन पर ले जाके बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर पानी किस तरह से मिल रहा है, वो पानी पीने लायक है या नहीं है। रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता का क्या सीन चल रहा है। रैंप यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं, क्योंकि हर कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, तो रैंप वहाँ पर, और कई सारा सामान लाने के लिए रैंप बनाया जाता है। रैंप आपका क्या होता है, रैंप आपका इस तरह का आपका जो एरिया होता है, इसके ऊपर आप गाड़ी को भी ले जा सकते हैं या व्हील चेयर को भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो रैंप आपका जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बच्चों को दिखा सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर रैंप बना हुआ है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होंगी, बस वो सब चीज़ें आप बच्चों को रेलवे स्टेशन पर ले जा सकते हैं। इससे बच्चों को बड़ा मज़ा भी आएगा। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले, अब देखिए यहाँ पर नई कहानी शुरू हो गई है सुशीला की। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी, अब रंगारेड्डी नाम का जो जिला है वो आपका कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ कहानी शुरू हो रही है सुशीला की। ठीक है, सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। सुशीला क्या थी, वो उसको उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पंचायत के लोगों ने अपनी जो जो उनके गांव की पंचायत थी उसने सुशीला की बहुत मदद की और उसे पढ़ने के लिए इनक्रेज किया। पंचायत का कहना था कि बच्चों को खेलने के लिए बच्चों के लिए खेलना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोग एक विशेष समूह कैंप लगाते हैं जिसमें बच्चों को अवेयर किया जाता है, या शादीशुदा बच्चों को जो है दोबारा स्कूल भेजने की मुहिम चलाई गई है। इस कैंप में कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की गई है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा पेडागोजी से रिलेटेड स्लाइड है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून, जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और 21 वर्ष है तथा इस पर चर्चा करनी चाहिए। मतलब ये दो दो पॉइंट आपके पास है, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है और बाल विवाह कानून जो हैं और शादी करने की क्या एज होती है उनके बारे में बच्चों से डिस्कस किया जा सकता है। बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने में मदद करें, इससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि भाई उनका जन्म प्रमाण पत्र में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, स्वास्थ्य कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन से टीके होते हैं, ये सब चीज़ें उनको पता चल सकती हैं। कबड्डी के खेल में, अब यहाँ पर जो है वो टॉपिक बदल गया है। कबड्डी के खेल में बच्चों को सिखाया जाता है कि जैसे खेल के कुछ नियम होते हैं वैसे ही जीवन में भी कुछ नियम बनाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे खेल में हम लोगों के साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं खेल को खेलने के लिए, वैसे हमें अपनी लाइफ में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करने चाहिए, ऐसा बच्चों को हम समझा सकते हैं। आपसी मतभेद और झगड़े सुलझाकर एक टीम के रूप में काम करना सीख सकते हैं। आपस में हमारी कितनी भी लड़ाइयाँ हों, लेकिन जब टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो टीम के लिए काम कर रहे हैं, ये चीज़ें टीम भावना ला सकते हैं। इससे लीडरशिप की भावना बच्चों में आती है और टीम के साथ काम करने का भी उन्हें
एक आनंद मिलता है। कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इन पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कई खेल हैं जिनमें पहले माना जाता था कि ये केवल लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां इन खेलों को नहीं खेलना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं जिनमें इस तरह के लिंग और जाति और वर्ग के आधार पर बच्चों के साथ में भेदभाव किया जाता है, लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। तो इन पर बच्चों से उनके अनुभव लिए जा सकते हैं, क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ है, या उनसे किसी कहानी के थ्रू ये बताया जा सकता है, जो कि अभी आगे हमारे पास कई सारी कहानियाँ हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कहानी आती है कर्णम मल्लेश्वरी। सभी लोग कर्णम मल्लेश्वरी को जानते होंगे। जीके का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर जो आपका वेट उठाने का काम करते हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। उनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। 12 साल की उम्र से ही वे वजन उठाने का अभ्यास करती आई हैं। वो एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। और कर्णम ने भारत के लिए जो है तकरीबन 29 मेडल जीते हैं, और उनकी 4 बहनें भी रोज़ाना उन्हीं की तरह एथलीट बन रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कर्णम मल्लेश्वरी की कहानी के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए मुंबई की ज्वाला, लीला और हीरा सिस्टर्स। ये 3 बहनें हैं जो कबड्डी के खेल का एक क्लब चलाती हैं। ठीक है, और ये 50 सालों से ये क्लब चला रही हैं। उन्हें भी बचपन में क्या था कि लिंग भेद का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी फैमिली वालों ने उनको काफ़ी इनक्रेज किया। ठीक है, जिससे वो ये इस तरह का काम कर पाएँ, क्योंकि लड़कियों का कबड्डी जो है वो बेसिकली पुरुषों का गेम माना गया, खेल माना गया है। तो लड़कियों को बड़ा उसमें ये देखा जाता है कि लड़कियां ये गेम नहीं खेल सकती हैं। ठीक है, तो इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और कबड्डी का खेल खेला भी, और उनके परिवार वालों ने इसकी मदद भी की। 50 सालों से वो खेल खेल रही हैं। उन्होंने कबड्डी क्लब भी बनाया जिसमें वो लड़कियों को कबड्डी सिखाती भी हैं। इन बहनों की कहानियों से हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। ये बात भी हमें पता है। कई बार लड़कियों को जो है खेल के लिए मना कर दिया जाता है कि तुम लड़के नहीं हो इसलिए तुम खेलने नहीं जा सकते। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम अपनी ही बात करें तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्रिकेट खेलते जा करते बाहर। ठीक है, और पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहते थे। लड़कियों को घर पे बैठने के लिए कहा जाता था कि भाई तुम क्यों बाहर खेलने जा रहे हो, तुम कोई लड़के थोड़ी ही हो। ठीक है, तो इस तरह के भेदभाव हमें अपने घर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब के बारे में बच्चों से डिस्कशन किया जा सकता है। फिर यहाँ गेम की बात हुई है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात आई थी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि कबड्डी में और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आगे हमारे पास आया है कुछ हमारे पास जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। फूलों की घाटी उत्तरांचल के पहाड़ों में है। इस घाटी में बहुत सारे फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी हमारे उत्तरांचल में देहरादून के पास में है। ठीक है, जहाँ पर हमारे कुछ हफ्तों के लिए बहुत सारे फूल खिलते हैं। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। मधुबनी पेंटिंग क्या होती है? मधुबनी पेंटिंग चित्रकला की एक पुरानी हमारे यहाँ देश में की जाने वाली एक पुरानी पेंटिंग की जो आपकी परंपरा है वो है। ठीक है, बिहार के मधुबनी नाम के ज़िले में ये होती है, इसलिए इसका नाम मधुबनी नाम पेंटिंग इसका नाम रखा गया है। त्यौहार और खुशी के मौके पर मधुबनी के लोग जो हैं घरों की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाते हैं। जो आपको यहाँ पर कॉर्नर पे दिख रही है, ये मधुबनी पेंटिंग आपकी एक दिख रही है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। ठीक है, तो इस तरह के चित्र वहाँ पर बनाए जाते हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर ये पेंटिंग की जाती है। ठीक है, रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी और फूलों के रंग का यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो पेंटिंग की जा रही है ये पूरी तरह से हर्बल है या देसी है, एक तरीके कह सकते हैं हम। इन पेंटिंग्स में आपके पास चित्रों में इंसान, जानवरों, फूल, पंछी, मछलियों, बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतुओं और भगवान के जो आपके जो होते हैं देवी देवताओं के आपके फ़ोटो भी इसके ऊपर मतलब जो पेंटिंग जो है वो बनाई जाती हैं। ये हमारे यहाँ की बहुत ही मतलब हमारी जो इंडिया की हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको इंक्लूड किया गया है। शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसको ये हमारे इस तरह से हमारी जो जो कल्चर है उसको डिनोट करती है और हमारी एक हेरिटेज है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, बच्चों को कक्षा में फूल मंगवाएं। बच्चों से कक्षा में फूल मंगवाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये बताना चाहिए कि फूलों को तोड़ें नहीं। ठीक है, जो घिरे हुए फूल हों उन्हीं को इकट्ठा करके लाएं। कचनार के अब यहाँ पर कई सारे जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमारा क्या क्या यूज़ होते हैं उनके बारे में बात किया गया है। तो कचनार के फूलों की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कचनार के फूलों की सब्ज़ी किस प्रदेश में बनती है?
ठीक है। तो कचनार के फूलों की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। इसी तरह से केले के फूलों की सब्ज़ी केरल में बनाई जाती है। हालांकि बनती कई कई और राज्यों में भी, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई जाती होगी, लेकिन हमारे यहाँ कम यूज़ किया जाता है। इन राज्यों में ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। ठीक है। बहुत से फूल होते हैं जैसे गुलदावरी, जीनिया, इनसे रंग बनाए जाते हैं और इनका यूज़ कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। इसी तरह से इत्र जो हमारा बनाया जाता है वो क्या होता है, फूलों का अर्क होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला जो होता है, कन्नौज ज़िला हम सभी को पता है इत्र नगरी हमारी कहलाती है। तो कन्नौज ज़िला हमारा इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है। इत्र के लिए मशहूर है। गुलाब जल इत्र जो है हमारा, एक मिनट, इत्र जो है वो हमारा क्या है, गुलाब जल और केवड़ा से तैयार किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जीके की काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है। बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें और उनके अलग अलग जो आपके डिफरेंस हैं, उनके बीच में जो उनका डिफरेंस है उनको भी वर्णन करने के लिए उनको कहा जा सकता है। जैसे फूलों के अलग अलग गुणों, जैसे रंग, पत्तियाँ, गुच्छेदार या खुले हुए, अलग अलग तरीके के फूल होते हैं जिनके बारे में बच्चों को एक चार्ट बनाने के लिए कह सकते हैं, उनको एक लिस्ट बनाने के लिए कह सकते हैं, या एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जा सकता है कि इस तरह के फूलों का आप एक स्पेसिफिकेशन लाइए या एक एक्सप्लेनेशन करके लाइए हमारे पास। ठीक है। डेरा गाजी खान नाम की जगह जो है पाकिस्तान में है। बच्चों को इसमें जो है भारत के आज़ादी के बाद कोई एक फ़ैमिली है, जो भारत के जो हमारा जो बंटवारा हुआ था उसके बाद एक फ़ैमिली जो है हमारी पाकिस्तान से इंडिया आई है और वो अपना घर दोबारा से बना रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बेसिकली इस पूरे टॉपिक में घरों के बारे में बात की गई है कि घर कैसे, ठीक है, और कैसे कैसे हमारा 1947 से लेकर अब तक किस किस तरह के चेंज आए हैं। इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। बच्चों को अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताएं। पहले उन्हें बताएं कि डेरा गाजी खान के डिस्कशन यहाँ पर क्यों हो रहा है। ठीक है। तो आज़ादी के बारे में, आज़ादी, देश की आज़ादी और उसके बंटवारे के बारे में बच्चों को अवगत करवाना चाहिए। मिट्टी के घरों में फर्श की लिपाई के लिए गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो मिट्टी के घर होते हैं गांव में, आज भी हम लोग क्या करते हैं घरों में, जो गांव से रिलेटेड करते होंगे उनके घरों में आज भी गोबर और मिट्टी का यूज़ करके घर की लिपाई की जाती है। गोबर इसलिए मिलाया जाता है ताकि उस मिट्टी में हमारा कीड़ा ना लगे। घर की छत की लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियों का फ्रेम बिछा दिया जाता है। पहले क्या होता था, लकड़ी की छतें बनाई जाती थी, जो फ्रेम होते थे बहुत बड़े बड़े लकड़ी के डाले जाते, तो उनमें नीम की लकड़ियाँ या कीकर की लकड़ियाँ यूज़ की जाती थी ताकि उनमें कीड़ा ना लगे। सोना गाँव हरियाणा में है। यहाँ सोना गाँव में जो फैमिली है वो डेरा गाजी खान से जो है वो सोना गाँव हरियाणा में शिफ्ट होते हैं, विस्थापित किए जाते हैं। बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालय के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारे शौचालय बनाए गए हैं, तो कई जो आगे की जनरेशन होगी उसे नहीं पता होगा कि पहले हमारे यहाँ शौच के लिए कैसे जाते थे। ठीक है। तो आप पहले कैसे शौचालय होते थे और आज कैसे शौचालय, आज फ्लश वाले यूज़ करते हैं। पहले मैला उठाने के लिए लोग आते थे हमारे घर पे, जो था वो मैला उठा के ले जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें पहले अलग थी, अब अलग हैं। मैला उठाने की प्रथा लगभग हमारे देश में अब लगभग ख़त्म होने पे है। ठीक है। बहुत ही कुछ एक जगह बची हैं जहाँ पर ऐसी प्रथा अभी भी चल रही है, दुर्भाग्य से। तो बच्चों को प्रेरित करें कि भाई पापा आपके समय, आपके टाइम पे कैसे ये सब चीज़ें होती थी। तो इन सब चीज़ों में बच्चे अपने बड़ों से डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों से मैला उठाने की प्रथा के बारे में बताएं। उनसे ये जानने की कोशिश करें कि उनके आसपास आज भी ऐसा होता है। ठीक है। स्कूलों के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो बच्चों को वहाँ ले जाकर वहाँ काम करने वाले लोगों से बातचीत करवानी चाहिए। जैसे आपके आसपास कोई काम हो रहा हो या स्कूल में ही कभी कोई काम होता है, तो आप बच्चों को वहाँ पर बता सकते हैं कि देखिए किस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। दरवाजे बनाने के लिए किस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, फर्नीचर के लिए किस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, छत बनाने के लिए किस तरह की किस तरह की चीज़ों का यूज़ हो रहा है, या फर्श बनाने के लिए किस तरह की चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है आगे कल हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू।